हेलो दोस्तों, वेलकम टू VICB मूड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्जाम देने वाले हैं। जैसा कि ये फिजिक्स का मॉडल पेपर 2 है। फिजिक्स का मॉडल पेपर 2 है जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आपका जो है 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉडल पेपर से इस बार जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके पास ये मॉडल पेपर नहीं है तो आप मार्केट से आसानी से 40 रुपये में परचेस कर सकते हैं। 40 से 50 रुपये पे आपके मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और आपको अगर ये मॉडल पेपर याद भी है तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको जो है अच्छी तरह से याद हो जाए। और पिछला बार वाला मॉडल पेपर देखना चाहते हैं जिसमें आपका 42 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, उसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो भी आप जाकर जो है देख सकते हैं। मॉडल पेपर 1 का जो है मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको जो है देख सकते हैं। सो ज़्यादा समय लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद भी होगा तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और अच्छी तरह से याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। आपको यहाँ पर पहला प्रश्न है कि r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। लगने वाला बल समानुपाती होती है r का पावर जो है -2 के। ठीक है, r के पावर -2 के, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स की विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र जो होता है वो ml⁻³ T⁻³ और I⁻⁻1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि P वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव E वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण जो है P×E वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक जो है ब्लैक से टिक आउट किया गया है, ताकि ये मैंने टिक आउट इसलिए किया है कि आपको जो है मैं आपको PDF प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है ना, तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जो है ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एकांक आवेश को समविभवीय सतह पर x मीटर से ले जाने में किया गया कार्य होता है। ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, वो होता है 0 एकांक आवेश को। ठीक है, समविभवी तल के सतह पर ले जाने में, ठीक है, x मीटर तक। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर 5 वोल्ट का चार्ज है, अगर यहाँ पर भी हम चेक करें तो इसके तल पर यहाँ पर भी चेक करें तो 5 ही वोल्ट का चार्ज होगा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट का चार्ज होगा, और यहाँ पर भी चेक करें तो 5 ही वोल्ट का चार्ज होगा। कहने का मतलब कि इसमें अगर काम का मतलब होता है कि आपका या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो काम का मतलब तो ये होता है। तो अगर यहाँ पर भी चेक करते हैं तो 5 ही वोल्ट रहता है, सभी जगह पर जो है 5 ही वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें को कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके सतह पर जो है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। विद्युत तीव्रता उसके अंदर भी जो है वो 0 होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैराड है को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी। चालक की स्थितिज ऊर्जा 10⁻³ जूल हो जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सेल का EMF मापा जाता है। सेल का EMF मापा जाता है विभव मापी से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किरचॉफ का धारा का नियम किस राशि के संचरण दिशा के संबंधित है। तो वो है आवेश के, ठीक है, संचरण दिशा के संबंधित। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है, इसको आप जो है टिक आउट कर लेंगे। उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में स्थित M वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा ठीक है, धारा द्वारा जो अनुभूत आघूर्ण जो है का मान क्या हो जाएगा। तो अनुभूत आघूर्ण का मान हो जाएगा M×B वेक्टर। ठीक है ना, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है। मुख्य धारा जो है 1% की गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो तो इसके लिए शंट का मान कितनी होनी चाहिए। इसके लिए शंट का मान जो है G/99 होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा। तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है
उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वयं प्रेरकत्व का सही मात्रक क्या होता है। स्वयं प्रेरकत्व मात्रक है किसका, स्वयं प्रेरकत्व मात्रक है हेनरी का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में के प्राइमरी और सेकेंडरी क्रम से N1 और N2 लपेटे हैं तब N2 बड़ा होगा आपका N1 से। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। N2 जो है बड़ा होगा, मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 जो है बड़ा होता है 1 से, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो वो होता है आर बटा में √r² प्लस W² इंटू L²। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के मान का अनुपात होता है। बी वेक्टर मान का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 18वां नंबर प्रश्न, इसको जो है आप MBVI में रखेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण दिशा जो होती है वो ई वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर के समानांतर होती है। देखिए कभी कभी बी वेक्टर ई वेक्टर आप करते नहीं, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, ई पहले उसके बाद बी के समानांतर होंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है नजर आता है, किस कारण से, तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आपका जो है ये ऑप्टिकल फाइबर का भी वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, प्रकाश की तंत्र यंत्र जो होता है वो। और आपका ये भी पूछा जा सकता है कि कांच का चटका हुआ भाग चमकीला क्यों दिखाई देता है, तो वो भी पूर्णांतरिक परावर्तन है। अगर आपसे पूछा जाए कि वहाँ पर कि हीरा का जो है चमकना वो किस का उदाहरण है, तो वो भी पूर्णांतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। तो चमकना जो है बेसिकली जो है अगर चटका हुआ भाग जो है चमकीला दिखाई देता है, ये सब जो है पूर्णांतरिक परावर्तन का है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 लेंस जिसकी क्षमता -15 डायप्टर +15 डायप्टर है को समक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी। सटा कर रखने पर संयोजन फोकस दूरी जो है -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंकित प्रतिबिंब यानी अंतिम प्रतिबिंब आपसे यहाँ पर पूछा गया। अंतिम प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है, तो वो काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख की उस दोष को दूर करने के लिए जिसे हम जो है जो अबिंदुकता कहते हैं, एक्सटी मैकेनिज्म कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए बेलनाकार के लिए आपका जो है ये आपका जो है अबिंदुकता हो गया। और निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष हम किस में यूज करते हैं, तो नादु आप याद रखते हैं, नादु आप याद रखते हैं। एन से हो जाएगा निकट, ए से हो जाएगा अवतल, डी से हो जाएगा आपका दूर और यू से हो जाएगा उतल। यानी निकट में हम अवतल का, दूर में हम जो है उत्तल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम तरंग दैर्घ्य लैम्डा किस रूप के समानुपाती होती है, तो ये भी आपका जो है MBVI प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/λ⁴। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है, ठीक है ना, तो ये भी बहुत MBVI प्रश्न है। इसका कारण है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्यूस्टर का नियम क्या है। ब्यूस्टर का नियम है μ = tan IP, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है hc/λ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, hc/λ। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो वो है आपका बामर श्रेणी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण है तो वो है आपका फोटोन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे कहते हैं, उसे हम जो है हाफ लाइफ कहते हैं, यानी अर्धायु कहते हैं। आधा हो जाएगा तो आधा हो जाएगा। उसके बाद आपका 31 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन टाइप अर्धचालक की बहुसंख्यक धारा वाहक होते हैं, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी टाइप के लिए आपका होल हो जाएगा यानी छिद्र हो जाएगा, ऑप्शन डी पी टाइप के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवेश जो क्या हो जाएगा 50 Hz ही हो जाएगा, 50 हर्ट्ज ही हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि AND गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। AND गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, देखिए AND के लिए A.B बराबर जो होता है आपका Y बराबर जो है A.B हो जाता है, और इस पर जो है रेकरिंग दे देते हैं तो आपका जो है वो AN लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दार्शनिक संख्या
संख्या प्रथम 15 का द्विधारी में मान क्या हो जाएगा। प्रथम में द्विधारी का मान जो है आपका 111 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का परास का उपयोग किया जाता है। तो 30 MHz से लेकर 300 MHz के बीच का, ठीक है ना, परास का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एम क्रॉस बी वेक्टर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो है वो है स्थिर, यानी ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। वो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व की बात चल रहा है तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अपवर्तनांक तथा प्रिज्म के कोण वाले पत्र प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या हो जाएगा। तो n-1 × a, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे जो है आधी हो जाती है, यानी अर्धा ही कहते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसी वीडियो में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है वो हीरा का होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 माइक्रोकूलम एवं जो है -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा -2.25 जूल हो जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो बीटा इक्वल टू डी और डी इंटू लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूनतम अस्थायी नाभिक है। न्यूनतम अस्थायी नाभिक क्या है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एफ ही 56-26, ठीक है ना। ऐसे आप 56-26 आपको याद रख सकते हैं, परमाणु भार और ये द्रव्यमान हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। देखिए सूक्ष्मदर्शी की जो नली है उसकी लंबाई लेंथ को उसको अगर बढ़ाते ना तो उसकी जो आवर्धन क्षमता है वो घटती है और उसको घटाते हैं तो वो बढ़ती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो वो होती है अनुधर्ज, अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रवृत्ति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गामा किरण समान होती है, गामा किरण समान होती है एक्स किरण के, ठीक है, गामा किरण समान होती है एक्स किरण के। आवेश की बीमा होती है, आवेश की बीमा होती है AT, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर जो है 1 ही जूल प्रति कूलम होता है, यानी V = JC इनवर्स होता है, V = जूल प्रति कूलम होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गर्म तार आमीटर मापता है, एक गर्म तार आमीटर मापता है परावर्तित धारा का मूल माध्य वर्गमान, यानी ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी नाभिक के अल्फा घन के उत्सर्जन से परमाणु घटती है तो वो हो जाता है 2। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर नमन कोण का मान क्या होता है। उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर अगर बढ़ते हैं तो नमन कोण का मान जो है वो इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पी टाइप के अर्धचालक का बहुसंख्यक होता है, पी टाइप के अर्धचालक का बहुसंख्यक जो होता है वो होता है होल होता है, यानी छिद्र होता है, देखिए, ठीक है ना। और एन टाइप के लिए आपका जो है इलेक्ट्रॉन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले मैंने बताया था एन टाइप के जब बताया था तब, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थायी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किस पर बल नहीं लगता है। अस्थायी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किस पर बल नहीं लगता है। तो वो लगता है विद्युतीय ध्रुव पर जो है बल नहीं लगता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इनमें कौन बल अधिक अनुभव करता है। तो वो है आपका जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर, यानी दोनों पर समान बल काम करता है। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम है। धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो जाएगा। धारा और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण जो है वो आपका π/2 जो है 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस पर
उच्च ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो उच्च ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम अल्फा कण का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी विद्युतशीलता ऋणात्मक और बहुत अधिक होती है? विद्युतशीलता ऋणात्मक और बहुत अधिक, ठीक है ना। तो ऋणात्मक यानी देखिए और बहुत अधिक, तो लौह चुंबकीय का नहीं होता, अनुचुंबकीय का नहीं होता, प्रति चुंबकीय का नहीं होता, आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो आपका ठोस है, द्रव है, यानी गैस जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस में भंवर धारा का उपयोग नहीं होता? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। भंवर धारा का उपयोग नहीं होता है आपका ट्रांसफार्मर में। देखिए विद्युतीय ब्रेक जो है वो या प्रेरण भट्टी है, ये सब गैल्वेनोमीटर, ये सब में जो है उसका भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है कुंडली के प्रतिरोध पर, डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उसकी लपेटनों की संख्या जो है, फ्लक्स का जो परिवर्तन करते हैं वो सब पर जो है डिपेंड करता है बेसिकली। उसके बाद आपका 62 नंबर प्रश्न है कि दो कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व गुणांक एल है उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यदि दोनों बहुत दूरी से पृथक होते हैं तो संयोजन का स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा? तो संयोजन का स्वप्रेरकत्व जो है एल ही हो जाएगा। या उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का निर्गत विभव निर्भर नहीं करता। ट्रांसफार्मर का निर्गत जो विभव है वो निर्भर नहीं करता है, वो परावर्ती आवृत्ति पर डिपेंड जो है नहीं करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समतल तरंगार्घ उत्पन्न नहीं करता? समतल तरंगार्घ उत्पन्न नहीं करता, स्रोत जो बिंदु स्रोत नहीं करता, फैला हुआ स्रोत भी नहीं करता, एक वर्णी स्रोत भी नहीं करता, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश का वेग डिपेंड करता है। निर्वात में प्रकाश का वेग जो है, निर्वात में देखिए प्रकाश का वेग जो है तरंग ध्वज पर डिपेंड नहीं करता है, और यहाँ रंग पर भी, आवृत्ति, ये सब पर नहीं करता है बेसिकली, ठीक है। इनका भी जो है नॉन ऑफ दी हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आवर्धित निकाय उत्पन्न नहीं करता है? आवर्धित निकाय उत्पन्न नहीं करता है तो वो है अवतल लेंस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 67वां नंबर प्रश्न कि प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है उसके आयाम से, ठीक है। तीव्रता को उसको ज्ञात किया जाता है आयाम से, वेग से, तरंगधर से, आवृत्ति से नहीं किया जाता। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दो समतल दर्पण कितने कोण पर रखा जाए कि उसके द्वारा 5 प्रतिबिंब प्राप्त हो गए? उसके द्वारा 5 प्रतिबिंब प्राप्त हो गए तो हम 60 डिग्री पर उसको रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तब Hc अपन लेमडा सी अपन जो है लेमडा पी बराबर क्या होंगे? तो वो हो जाएगा आपका √1840, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो वो है फोटोन का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।